हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रहार के बारे में। ओके, तो प्रहार क्या है? प्रहार एक इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है। ओके, जिसके द्वारा भारत सरकार जो है टेररिज्म थ्रेट को कैसे ओवरकम किया जाए और उस थ्रेट के निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार भारत सरकार ने किया है, और वही प्रहार है। ठीक है, अब उसमें टेररिज्म थ्रेट को कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसे टेररिज्म एक्टिविटीज हो जाती है तो उस पर भारत सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, और आफ्टर ऑल कैसे एक रिकवरिंग प्रोसेस किया जाएगा। ओके, यही एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है अगेंस्ट टेररिज्म, और यही भारत सरकार का जो है प्रहार मिशन है। ये लॉन्च किया गया है, आपको भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है प्रहार के नाम से। ओके, आगे बढ़ने से पहले हमको एक चीज जान लेने की जरूरत है कि जो इंडिया का स्टैंड है अगेंस्ट टेररिज्म वो क्या है। ठीक है, अगेंस्ट टेररिज्म, जैसे कि आप लोग को पता होगा, इंडिया जो है बहुत सारे ऐसे डिकेट से बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। अगर स्पेशली बात करें मेनली तो 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट आपको पता होगा। फिर 2001 में आपका इंडियन पार्लियामेंट अटैक होता है। फिर 2008 में आपका मुंबई में अटैक होता है ऑन ताज होटल। फिर 2019 में आपका पुलवामा अटैक होता है, एंड देन उरी अटैक। तो इंडिया जो है एक टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम कंट्री रहा है। उसको देखते हुए इंडिया ने कुछ अपने स्टैंड क्लियर किए हैं अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया का मानना है कि हम कोई भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। तो कोई भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म कहने का मतलब क्या है कि कोई सेपरेटिस्ट टेररिज्म हो, या लेफ्ट विंग टेररिज्म हो, या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो, या साइबर टेररिज्म हो, या आपका नार्को टेररिज्म हो, कोई भी टेररिज्म फॉर्म में हो, इंडिया उसको स्ट्रांगली अपोज करता है। उसके बाद इंडिया जो है टेररिज्म में ना कोई रिलीजन, इथनिसिटी, नेशनलिटी और सिविलाइजेशन को एसोसिएट नहीं करता। इंडिया जो है, इंडिया का स्ट्रिक्ट पॉलिसी है अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस इन टेररिज्म। ओके, उसके बाद जो है टेररिज्म के बेस पे कोई भी वायलेंस होता है उसका इंडिया जो है वो बोलता है नो जस्टिफिकेशन फॉर वायलेंस। तो ये इंडिया का जो है एक तरीके से स्टैंड है टेररिज्म के अगेंस्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसे प्रहार नाम दिया गया है। उसके मेन जो है ना ये 7 पिलर्स है। और वो 7 पिलर्स क्या है? तो एक तो प्रिवेंशन की बात करती है। अब प्रिवेंशन यानी कि स्टॉप टेरर अटैक्स बिफोर दे हैपन, यानी कि एक प्रिकॉशनरी मेजर है आपका। ठीक है, हमको टेररिज्म को रोक होने से पहले रोकना है। सेकेंड, रिस्पॉन्स की बात करता है। रिस्पॉन्स यानी कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई टेरर इंसिडेंस हो जाता है तो इसमें रिस्पॉन्स कैसा रहेगा भारत सरकार का। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी के कैसे रिस्पॉन्स रहेंगे, तो इसमें रिस्पॉन्स की बात करता है। उसके बाद एक एग्रीगेशन की बात करता है कि कैसे एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा। जितने भी सारे गवर्नमेंट एजेंसी है उनके बीच कैसे एक कोऑर्डिनेट एस्टैब्लिश किया जाए। उसके बाद ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ की भी बात करता है, यानी कि अगर कोई मान लीजिए टेररिस्ट अरेस्ट होता है तो क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है तो उसको फुल्ली रूल ऑफ लॉ के अंडर लाया जाएगा, देन उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, और ह्यूमन राइट का भी ख्याल भारत रखेगा। उसके बाद उस टेररिज्म जो है उसको कैसे हम लोग कम कर सके, रेडिकलाइजेशन को कैसे रिड्यूस कर सके ताकि फ्यूचर इंसिडेंट्स ना हो पाए, उस पर भी इस डॉक्यूमेंट में ध्यान दिया गया है, इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है। उसके बाद इंटरनेशनली अलाइन होने की भी बात की गई है कि हम लोग जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कैसे एक कोऑपरेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिससे कि एक टेररिज्म को कम करने में हमको ब्रेक थ्रू मिल सके। उसके बाद जो है इतना ही तक नहीं रुका गया, एक रिकवरी और रिजिलियंस के भी बारे में बात की गई है
कि हम लोग एक सोसाइटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि इस अटैक को ओवरकम किया जा सके और इसको रैपिडली रिकवर किया जा सके। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो 7 पिलर्स है उस पे ये जो टोटल फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। अब क्या है, अब हम इसको ना अलग अलग जैसे सेपरेट, एक प्रिवेंशन का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स, इसको पूरे डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके पहले एक हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो उस जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसमें मेंशन किया गया है कि इंडिया का जो रियल टेरर थ्रेट प्रोफाइल क्या है। ओके, तो अगर बात करें ना इंडिया के पर्सपेक्ट पे, तो सबसे बड़ा जो थ्रेट प्रोफाइल इंडिया का है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जैसा कि आप लोग को पता होगा जो हमारे नेबरिंग कंट्री है कितना सेंसिटिव है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए जो थ्रेट बन जाता है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। उसके बाद हम लोग देखे थे ग्लोबल टेररिस्ट इन्फ्लुएंस भी इंडिया को देखने को मिलता है, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आईसिस हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, तो ये सब जो है इंडिया में एक तरीके का थ्रेट जनरेट करते हैं। उसके बाद आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, क्रिमिनल नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहे हैं, ये भी एक तरीके का थ्रेट है इंडिया के लिए। और एक इमर्जिंग जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका नार्को टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, ये सब चीजें भी होती है। तो ये मेनली आपका 4 ऐसे थ्रेट प्रोफाइल है ना जिसपे इंडिया जो है काम कर रही है, और इसी को मेन रख करके सेंटर में और जो भी पॉलिसीज फ्रेमवर्क बनाया गया, इसको हम लोग ना थोड़े डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सर टेररिज्म का, तो इसका मतलब किससे है कि इंडिया, आपको जैसा कि पता होगा, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म बॉर्डर के उस पार से देखने को मिलता है। पता ही होगा आपको पाकिस्तान के तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलता है, तो ये एक तरीके का बिगेस्ट थ्रेट है। इसके साथ साथ जो है स्मगलिंग वेपन के लिए एक्सप्लोजिव जिसमें ड्रोन का यूज होता है, तो ये सब चीजें देख करके ना क्रॉस बॉर्डर जो स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको एक इंडिया के लिए थ्रेट बना हुआ है। ग्लोबल लेवल पे भी मैंने अभी बात की तो अलकायदा हो गया, जैसे मोहम्मद और जो आईसिस जो है, और अलग अलग जो एक स्लीपर सेल्स क्रिएट कर रहे हैं, ये भी एक ग्लोबल टेररिस्ट इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री में एट अ ग्रेट एक्सटेंट ला रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, नए नए तरीके से जो टेररिस्ट है वो टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं जिससे क्रिमिनल नेटवर्क में बढ़ावा मिल रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पे यूथ को इन्फ्लुएंस करना। उसके बाद मैसेजिंग ऐप या डार्क वेब के थ्रू भी टेररिज्म को बढ़ावा देना, ये भी एक तरीके का इंडिया के लिए थ्रेट ही बना हुआ है। और जैसा हमने लास्ट में भी वहां पे बात की थी पिछले स्लाइड में कि एडवांस थ्रेट भी उत्पन्न हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, जैसे कि आपका केमिकल एक तरीके से वेपन तैयार किया जा रहा है, बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया जा रहा है, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, बहुत सारे ऐसे। उसके बाद ड्रोन के मिसयूज की बात हो या रोबोटिक्स की बात हो, इन सब थ्रेट्स को लेकर के ना इंडिया फील करता है कि ये सब थ्रेट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, और इसी को देखते हुए इंडिया ने पहला एक स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क तैयार किया है। अब उस स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क में यानी कि क्या था, प्रहार। अब हर एक इनिशियल्स के अलग मतलब थे जैसा हमने पहले डिस्कस किया। अब उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा ना उसको हम लोग पूरे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो टॉपिक क्या अब आ गया कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इंडिया सरकार की। तो इंडियन गवर्नमेंट की पहली तो थी प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स, यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रिवेंशन करना है कि ऐसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो ही ना, होने से पहले हम लोग उसको प्रिवेंट कर लेंगे, यानी कि ये प्रिकॉशनरी मेजर के बारे में बात हो रही है। उसके अंतर्गत क्या होगा कि सबसे पहले तो इंटेलिजेंस लेड अप्रोच हम लोग को जनरेट करना होगा। ठीक है, इसके लिए एक प्रोएक्टिव और इंटेलिजेंस गाइडेड स्ट्रैटेजी बनानी होगी भारत सरकार को। उसके बाद एक मल्टी एजेंसी सेंटर डेवलप करना होगा, जो क्या होगा आईबी के साथ मिलकर के, और एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग के मेथड पे ये दोनों एजेंसी को साथ में काम करना होगा। उसके बाद एक ज्वाइंट फोर्सेस और इंटेलिजेंस का गठन करने की बात की गई है, जो क्या होगा कि थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेगा।
उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज। तो ये क्या हो गया, एक इंटेलिजेंस लेड अप्रोच की बात हो रही है। उसी में अगर बात करें तो हमको एक साइबर टेरर को भी काउंटर करना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग तरीके के जो भी मिसयूज इंटरनेट का अगर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, या कुछ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, या कुछ ऐसे फेक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए हम लोग को एक ऑनलाइन काउंटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या कर सके, जो टेरर नेटवर्क है ऑनलाइन उसको डिसरप्ट कर सके, उसको नष्ट कर सके। उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसको भी हम लोग ब्लॉक कर सके। तो ये ऑनलाइन या साइबर टेरर में भी हमको एक प्रिकॉशनरी मेजर लेने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को भी हमको ध्यान देना होगा कि लैंड, एयर और वाटर को कैसे हम लोग अपने टेरिटरी के अंदर सिक्योर कर सके। और मेन सेक्टर क्या रहेगा आपका, मेन सेक्टर पावर, रेलवे, एविएशन, पोर्ट, डिफेंस, ये सब जो मेन हमारे सेक्टर्स है उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक की, तो ये सब प्रिवेंशन की जरूरत हमको पड़ने वाली है। अब सेकंड चीजें क्या आती है, प्रहार से पी से प्रिवेंशन हो गया, अब आती है आर, आर से रिस्पांस की बात होती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने मान लीजिए प्रिवेंशन कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसे घटना घट जाती है तो हमको रिस्पांस भी करना है और इंस्टेंट रिस्पांस होनी चाहिए। उसके लिए भी अलग अलग पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। अब उस रिस्पांस किस टाइप से हो सकता है, तो एक तो सबसे पहले जो होगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपका होगा वहां की लोकल पुलिस। ठीक है, उसके बाद लोकल पुलिस वहां पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करेगी कोई भी अगर टेरर अटैक होता है। देन स्टेट स्पेशल काउंटर जो टेरर है, देन दे विल सपोर्ट द लोकल पुलिस एंड देन सेंट्रल फोर्स केम इनटू पिक्चर लेटर आफ्टर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दैट इज द लोकल पुलिस। फिर जब लोकल पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम कर दी, उसके बाद क्या होगा, नेशनल लेवल पे सपोर्ट आएगी। उसके लिए एनएसजी है, तो एनएसजी जो है एक मेन नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्स है जो एमएचए के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर वो क्या होगी, इस इन्वेस्टिगेशन या इस जो ऑपरेशन होगा वो अपने हाथ में लेगी। सबसे बड़ी चीज है ना, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मल्टीनेशनल एजेंसीज में, यानी कि सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एजेंसी जितने भी है उनके आपस में एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसी वजह से ना ये एक फ्रेमवर्क लाया गया है कि हम ये सब प्लान पहले से रखेंगे ताकि अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हम पैनिक ना हो। क्या होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लाया जाना चाहिए, जिससे कि एक हम लोग को पता हो कि हाँ एक फर्स्ट प्रोसेस हमको ये होगा, सेकेंड स्टेप हमको ये लेने होंगे और थर्ड स्टेप ये लेने होंगे, तब जाकर के हम लोग जो है एक क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ सकते हैं टू टैकल टेररिज्म थ्रेट। उसके बाद फिर आती है, मान लीजिए ये सब हमने ऑपरेशंस कर दिया, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर आती है इन्वेस्टिगेशन की जो अप्रोच है वो मेन पिक्चर में आती है। उसके लिए फिर एनआईए है, जैसा कि आपको पता होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जितने भी टेररिस्ट से लेकर के टेररिज्म से लेकर के केस है वो देखती है। तो फिर ये पिक्चर में आती है, फिर वो पुलिस के साथ मिलकर के एक आपका कैसे क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसे कहा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ चूक हो गई, इस पे बात किया जाएगा। तो ये तो रिस्पांस की बात हो गई कि अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारा ये रिस्पांस होना चाहिए। फिर बात आ जाती है, ठीक है रिस्पांस भी हो गया, फिर एक एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज की बात होती है, यानी कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, यानी कि हमको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे कि हम लोग इस टेररिज्म को जो है वो जड़ से ही मिटा सके। उसके लिए हमको एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस चाहिए, और इस कड़ी में हमको जो जितने भी टूल्स, टेक्नोलॉजी और जो वेपनरी है उनके कंटिन्यूअस एक अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। ओके, उसके लिए हमको क्या, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस है उनके लिए एक रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद न्यू स्किल प्रोवाइड्स कराने चाहिए कि कैसे हम लोग काउंटर टेरर जो टैक्टिक्स है उसको अपना सके, जिससे कि ये हम एक तरीके से काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी को अपना सके। इतना ही नहीं, हमको जितने भी आर्म फोर्सेस है उनके ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करनी चाहिए। और इसके लिए जो है
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कंडक्ट कराएगी ट्रेनिंग विथ ऑल द स्टेट पुलिस एंड सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। देन क्या होगा कि नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड है वो एक स्पेशलाइज्ड अर्बन कॉम्बैट ट्रेनिंग और जितने भी काउंटर टेरर फोर्सेस हैं उनके बीच जो है एक एक्सरसाइज भी रेगुलर बेसिस पे कराया जाएगा, किसके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। तो ये हो गया कि कैसे हम लोग काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। क्या था? प्रहार, PRAHAA। तो ये आपका P से था प्रिवेंशन, R से आपका हो गया कैसा रिस्पॉन्स रहना चाहिए, उसके बाद A से हो गया एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज यानी कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद H से क्या आता है? तो H से आपका आ गया ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ इन काउंटर टेररिज्म। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। इसमें हर आदमी को अपने बात रखने की पूरी आजादी मिली हुई है। हमारा जो आर्टिकल 14 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका गारंटी देती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि सब जितने भी हैं वो क्या है, रूल ऑफ लॉ में आएंगे। यानी इंडिया फॉलो करती है रूल ऑफ लॉ, मीनिंग दैट लॉ इज सुप्रीम एंड नो पर्सन इज एबव द लॉ। और फैक्ट की बात यह है कि जो आर्टिकल 14 जिसमें मैंने अभी डिस्कस किया कि बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब के लिए है। इट अप्लाइज एनी पर्सन हु इज नॉट इंडियन सिटीजन एज वेल। यानी कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए नहीं, आर्टिकल 14 अगर कोई टेररिस्ट भी है उसके लिए भी है, और जो अदर कंट्री से है उसके लिए भी आर्टिकल 14 जो है ये दो रूल ऑफ लॉ जो है वो गारंटी करती है। इसलिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक करता है, वो अरेस्ट भी होता है, तो उसको जो है हम जो इंडियन गवर्नमेंट जो है आर्बिट्ररी ऐसे उठा के नहीं उसको पनिशमेंट दे देगी। उसके लिए एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ है, उसकी हियरिंग होगी, हायर कोर्ट हो, स्टेट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जो भी हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसकी फुल उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डिफेंड करने के लिए कि भाई तुम अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। तो यही रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि जो इंडिया जो है सिग्नेटरी है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को, विच सेफगार्ड्स अगेंस्ट राइट ऑफ वायलेशन। ऑल्सो इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड लाइक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसलिए क्या है कि हम लोग बाइंडिंग है, और एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री वी हैव टू गिव द फुल चांस टू एनी टेररिस्ट टू डिफेंड हिमसेल्फ। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क की भी बात होती है। इंडिया में अगर बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क, अगर कोई अरेस्ट होता है तो कैसे, तो एक तो उस पर यूएपी एक्ट लगेगा, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1965 के अंडर उस पर कार्रवाई होगी जो, और उसके साथ साथ जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा भी ये जांच के दायरे में रहेगा। ये भी चीजें जो आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव एक्ट है ना, ये भी कोई भी अगर टेररिस्ट अरेस्ट होता है तो ये भी जितने भी ये एक्ट है उसके द्वारा उस पर चलाया जाएगा। उसको स्ट्रॉन्ग जुडिशियल प्रोटेक्शन जैसे कि हमने बात की उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वो डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो या हायर जुडिशियरी लेवल, सब पे उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। एंड देन जाकर के एक प्रॉपर ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद ही जाकर के उसको जो भी उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट होगी कोर्ट के द्वारा उसको दिया जाएगा। तो ये तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो गया। देन बात आती है कि हमको एक जो कंड्यूसिव कंडीशंस है ना उसको भी कम करने को या कमजोर बनाने की जरूरत है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी एक ऐसी सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं जिससे कि टेररिज्म उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, टेररिज्म इमर्ज हो रहा है, उसको हम लोग को टैकल करने की जरूरत है, उसको वीकन करने की जरूरत है। उसके रूट पे हमको रूट को निगलेक्ट करने का काम करना होगा, तभी जाकर के ये जो रेडिकलाइजेशन है ये कम होगा। उसके लिए क्या है
कि हमको तो जो टेरर ग्रुप्स जो भी इंडिया यूथ को हायर करने के बारे में सोच रहे हैं उस पे काम करने की जरूरत है कि यूथ जो है इन्फ्लुएंस ना हो पाए। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो सोसाइटी को इन्वॉल्व करना होगा, उसके लिए एक कम्युनिटी लीडर बनाना होगा, रिलीजियस लीडर, उसके बाद मॉडरेट प्रीचर्स और एनजीओ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके साथ काम करना होगा कि आप लोग जो है, जो इंडियन यूथ है वो रेडिकलाइज हो रहा है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग कैसे युवा के साथ जुड़े और उनको इस साइड जाने से आप लोग रोके कि नहीं, टेररिज्म इज गुड फॉर ह्यूमन, गुड फॉर, टेररिज्म इज बैड फॉर ह्यूमन, सॉरी, एंड बैड फॉर द सोसाइटी। तो इसके लिए इन ये जब जो संगठन है ना, ये सब संगठन काम कर सकती है और ये मेन प्लेयर इनको बना करके और इसको ओवरकम किया जा सकता है। इसके लिए हमको क्या है, जो रूट कॉज को भी एड्रेस करने की जरूरत है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करके किया जा सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट कर सकते हैं जिससे क्वालिटी एजुकेशन बढ़े। अगर हम लोग यूथ को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, अफोर्डेबल हाउस देंगे, एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो टेररिज्म के साइड नहीं जाएगा। तो ये एक तरीके की उनका जो कंड्यूसिव कंडीशंस है ना, उसको भी कमजोर करने की एक इस पहल जो है प्रहार में किया गया। ओके, नेक्स्ट जो है ए का मतलब क्या है कि हमको जो है अगर टेररिज्म को कम करना है तो हमको कुछ इंटरनेशनल प्लेयर के साथ भी हाथ से हाथ मिला करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म एक आपका ट्रांसनेशनल इशू है। ये नहीं है कि बस इंडिया तक ही सीमित है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो टेररिज्म के विक्टिम है। तो उसमें हमको क्या करना होगा कि कुछ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन की भी जरूरत है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें हम लोग मेन ये देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है वो बहुत सारे देशों के साथ हम लोग और साइन करने की जरूरत है। बहुत के साथ हम लोग सिग्नेटरी है, लेकिन और करने की जरूरत है, जिससे क्या होगा, लीगल एविडेंस शेयरिंग मिल जाएगा कि हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट है, अगर कोई दूसरे कंट्री के पास कोई एविडेंस है उसके रिगार्डिंग, तो हम लोग अगर MLA एक्ट के सिग्नेटरी है तो आपस में एविडेंस शेयर कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी ये करके रखा है और कंट्री के साथ करने की जरूरत है। उसके बाद बहुत सारे एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज होती है जिससे कि जो फ्यूजिटिव वांटेड है उसके एक्सट्रेडिट होते हैं, यानी कि हस्तांतरण हो सकते हैं। कोई हमारे जो लुकआउट ऐसे टेररिस्ट है जो अदर कंट्री में अरेस्ट हो गए हैं, तो उसको हम लोग एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के थ्रू अपने कंट्री में ला करके और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है जो क्या होगा, आपस में कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये सब हेल्प क्या करेगा कि अगर इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग कोऑपरेशन बना के अभी चल रहे हैं, तो ये एक तरीके से हेल्प हमको कैसे करेगा, टेरर नेटवर्क को एक डिसरप्ट कर देगा, यानी कि उसकी जो लिंकेज है कहीं ना कहीं इस पर एक ब्रेक आएगी। उसके बाद जो टेररिस्ट है वो इंपोर्ट या एक्सट्रेडिट वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद डिजिग्नेटिंग, अगर यूनाइटेड नेशन में हम लोग कोई भी टेररिस्ट ग्रुप को डिजिग्नेट कर पाएंगे कि हाँ ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है हमको इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीजें करने की जरूरत है। फिर लास्ट में आती है आपकी रिकवरी एंड रेजिलियंस। तो हमने देखा कि कैसे हमने प्रिवेंशन की भी बातें देख ली, हमने रिस्पांस की भी बातें कर ली, ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर ली, वो तो ठीक है, लेकिन हमको एक रिकवरी और रेजिलियंस कैसे होने चाहिए। अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है तो हमको कैसे वहां पे एक तरीके के रिकवरी प्रोसेस को अंजाम देना चाहिए। इसलिए क्या है कि इंडिया जो फॉलो करता है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, यानी कि हमको रिकवरी या रेजिलियंस लाना होगा। जहां अगर टेररिस्ट अटैक हुए हैं, टेररिस्ट थ्रेट की वजह से कुछ वहां पे ऐसे डिवास्टिंग अगर कुछ अप्रोच हुआ है, वहां पे कुछ डैमेजेज हुए हैं, तो हमको एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ रिकवरी करना होगा, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी, जो हमको एक फास्टर रिकवरी आफ्टर अटैक प्रोवाइड करा सकती है। उसमें गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को इंगेज कर सकती है एज ए रिकवरी एजेंट,
और कौन कौन से हो सकते हैं, तो डॉक्टर्स, मान लीजिए वहां किसी को चोट लगा हो, अटैक्स की वजह से बहुत सारे लोग डैमेज हुए हैं, उनको बहुत सारे क्रिटिकली उनको चोट लगा हो, तो उसके लिए डॉक्टर जो है सामने आकर के उसको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, अगर किसी को इसके साइकोलॉजी यानी माइंड पे ऐसे कुछ इफेक्ट पड़ा हो तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं, लॉयर आ सकता है, एनजीओ आ सकते हैं। ये सारे लोग आकर के ना एक रिकवरी एजेंट की तरह काम कर सकते हैं कि वहां जो टेररिस्ट अटैक की वजह से जो वहां के लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ है, उस डर को निकाला जा सके। उसमें एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी, जो क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्शन और रीस्टोरेशन के क्षेत्र में एक लीडर की भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो एक फर्स्ट इंटीग्रेटेड जो फ्रेमवर्क लेकर के आया है अगेंस्ट टेररिज्म, जिसका नाम वो प्रहार दिया है, तो जितने भी इनिशियल्स हैं उससे उसका क्या मतलब है, हमने पूरे डिटेल में एनालिसिस किया। ओके, वे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आने वाले यानी कि फ्यूचरिस्टिक हम लोग क्या फ्यूचर में कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी तो हमको करने की जरूरत है वे फॉरवर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमको जो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो सेंट्रल लेवल पे हमको इंटेलिजेंस शेयर हमेशा करने की जरूरत है, ताकि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो टेरर थ्रेट इंसिडेंट्स होते हैं ये सब चीजें ना हो। तो बेटर मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। उसके बाद रेगुलरली अपडेट करने की जरूरत है एंटी टेरर लॉ को, जिससे कि न्यू थ्रेट्स को है जो हम लोग बेटर वे में टैकल कर सके। उसके बाद एक चीज ये भी है कि हमको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है अपने जितने भी स्टेट एटीएस या सिटी यूनिट्स है, काउंटर टेरर यूनिट्स है, उनके बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए, उनके स्ट्रक्चर रिसोर्सेज अच्छे तरह से प्रोवाइड कराया जाए, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट हो सके कि अगर रिस्पॉन्स के टाइम हमें प्रॉपर और फास्टली रिस्पॉन्स मिल सके अगेंस्ट टेररिज्म। उसके बाद कुछ लीगल एक्सपर्ट को भी साथ रखने की जरूरत है, ताकि क्या हो कि कुछ एफआईआर होते हैं से लेकर के प्रोसिक्यूशन तक भी हमको, जैसे कोई मान लीजिए टेररिस्ट अरेस्ट होता है तो हमको लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है कि एफआईआर से लेकर के और उसको प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट के जो भी डिसीजन है वो यानी कि लास्ट प्रोसिक्यूशन उसको फांसी की सजा दिलवा सके, तो इसके लिए एक लीगल एक्सपर्ट होने जरूरी है। अगर जब तक आप अपने केस को प्रॉपर वे में कोर्ट के सामने नहीं पेश करेंगे तब तक पनिशमेंट भी नहीं हो पाएगी, प्रोसिक्यूशन भी मुश्किल है, इसलिए हमको लीगल एक्सपर्ट भी रखने की जरूरत है। उसके बाद प्रिवेंट करना होगा हमको मिसयूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी अगर टेरर ग्रुप को यूज करते हैं तो उसको हमको उस मिसयूज को प्रिवेंट करने की जरूरत है। उसके बाद यह भी दिया गया है कि कंटिन्यू इंप्लीमेंटिंग प्रहार टू डिनाई टेररिस्ट फंड्स, वेपन्स एंड सेफ हेवन्स। हमको प्रहार का यूज करते हुए जो भी हमने अभी यूज किया, हमने स्टडी किया, टेररिस्ट जितने भी फंड है उसको टैकल करने की जरूरत है, उनको वेपन कहां से आता है उसको टैकल करने की जरूरत है, और जो सेफ हेवन कुछ कंट्रीज बने हुए हैं लाइक पाकिस्तान, ठीक है, तो उससे भी ये टैकल करने की जरूरत है कि टेररिस्ट के लिए कोई सेफ हेवन ना हो पाए। तो ये हमने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे से देखा कि कैसे भारत सरकार ने एक इंटीग्रेटेड काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लेकर के आई है, जो कि आने वाले समय में जो टेरर थ्रेट है वो बिल्कुल ओवरकम होगा, और इंडिया जो है जो अभी जो टेरर अटैक का विक्टिम बना हुआ है हम लोग उससे बिल्कुल बाहर निकलेंगे और एक सेफली हेवन बन करके इंडिया रहेगा। तो ये हमने डिटेल में एनालिसिस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।